हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो हम लोग आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं, है ना? क्या है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। इसके इंडिया में जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इसका किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है, ये हम लोग इसमें आज पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट टॉपिक आपने अगर नहीं पढ़ा था अच्छे से तो पिछली जो वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। आइए हम लोग पढ़ते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इंडिया में कैसे हुई है, जैसे हम लोग बात करें फ्रॉम इंपोर्ट डिपेंडेंट तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, है ना? पहले के समय में हमारे पास जो इंडिया में जो भी फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट जो हम लोग लाते थे वो हमेशा कहीं ना कहीं से इंपोर्ट करते थे हम लोग, ठीक है। लेकिन आज के समय में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं पूरे वर्ल्ड में। तो इसके लिए तो जोरदार तालियां बननी चाहिए। तो आप अपने मन में बजाइए तालियां, यहां बजाएंगे तो मजा नहीं आएगा, है ना, क्योंकि हमको सुनाई नहीं पड़ेगा, इसलिए हम बात कर रहे हैं आपसे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की फार्मेसी हम खुद हैं, ऐसा समझो। जैसे हमारे मोहल्ले की फार्मेसी एक होता है जहां पर ढेर सारी दवाइयां मिलती हैं, तो पूरे वर्ल्ड की फार्मेसी इंडिया बन चुका है, क्योंकि इंडिया में जो इंडस्ट्री है वो सबसे ज्यादा है। सबसे सस्ती दवाइयां हम बना रहे हैं, पूरे देश को हम बेच रहे हैं, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉप पर हम लोग हैं। तो इसके बारे में बात करें कि किस तरह से इसका इवोल्यूशन हुआ है। सबसे पहले हम लोग कॉलोनियल डिपेंडेंस समझेंगे, अंग्रेजों के समय हमारा क्या हाल था ये हम लोग समझेंगे। 1940s तक इंडिया क्या करते थे, लगभग 90% अपने मेडिसिन को इंपोर्ट करता था दूसरी जगह से। 1940 तक की बात कर रहा हूं मैं। फिर ब्रिटिश फर्म्स लाइक बरोज वेलकम, ये कंपनी का नाम है, एंड ग्लैक्सो जो आज के समय में जीएसके बन चुका है, ग्लैक्सो स्मिथ क्लीन, 3 कंपनियां शायद इसमें मिली हुई हैं। अब पहले उसका नाम ग्लैक्सो था। ये डोमिनेटेड द मार्केट, पूरे दुनिया के मार्केट को ये क्या करते थे, डोमिनेट करते थे, है ना। जैसे लिखा है इंडिजिनस पार्टिसिपेशन वॉज नेग्लिजिबल, हमारा अपना खुद का नेग्लिजिबल था। 90% हम बाहर से ला रहे हैं, तो अपना क्या है हमारे पास 10% क्या है, 90 के आगे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ड्रग प्राइसेस वर हाई, इससे क्या होता था कि जो दवाइयां हम इंपोर्ट कर रहे हैं भाई, इंपोर्ट ड्यूटी सब लग करके वो आमतौर पर महंगी हो जाती थी। एक्सेसिबिलिटी वाज लिमिटेड, आमतौर पर हर पेशेंट के लिए वो एक्सेसिबल नहीं हो पाता था, क्योंकि कौन सी दवाई कितना मंगाना है, नई दवाई मंगाना है तो फिर किसी बड़े डीलर से संपर्क करना पड़ेगा जो विदेश से दवाई हम लोग के लिए इंपोर्ट करे। तो एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम था। बाद में जाकर के सीन थोड़ा चेंज हुआ। तो क्या चेंज हुआ हम लोग इसी के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो चेंज क्या हुआ, देखो इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड स्टेट लेड ग्रोथ हुआ। 1950 से लेकर 70s तक के बीच में ढेर सारी पॉलिसी यहां बनी और हर एक स्टेट पर इसके लिए ग्रोथ के लिए सोचा गया। जैसे 1940 में ही बात किया जाए तो इनैक्टमेंट हुआ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट का, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। संविधान में एक एक्ट लाया गया जिसमें ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 में लाया गया। आगे चल करके सेकेंड ईयर में जब आप आएंगे डी फार्मा के, तो वहां पर एक सब्जेक्ट मिलेगा लॉ एंड एथिक्स, उसके अंदर भी ये चीजें पूछी जाती हैं। हालांकि अगर आप फार्मेसी में एंटर कर चुके हैं तो आपको इतना जानकारी होनी चाहिए भाई, ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है ना। जो कॉस्मेटिक्स आप मार्केट में देख रहे हैं वो भी फार्मेसी का हिस्सा है ना। तो इसीलिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट एट रेगुलेटिंग क्वालिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी और मैन्युफैक्चरिंग को रेगुलेट करने के लिए एक्ट जोड़ा गया था संविधान में, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट इसका नाम था। फिर 1954 में क्या हुआ, लॉन्च ऑफ हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड का शुरुआत हुआ। ये वो कंपनी थी, क्योंकि हिंदुस्तान ही उस समय था हमारा, तो हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड की कंपनी थी। ये क्या थी, फर्स्ट पब्लिक सेक्टर फार्मा कंपनी। पब्लिक सेक्टर मतलब प्राइवेट कंपनी थी। गवर्नमेंट के पहले कुछ हुआ करते थे, लेकिन ये पब्लिक सेक्टर की पहली कंपनी थी 1954 में। तो ये सब कुछ डायरेक्ट पॉइंट्स हैं जो किसी भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, ना कि सिर्फ जिस एग्जाम में आपने एडमिशन लिया है, किसी भी तरह का कोई भी फार्मेसी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी अगर आप देते हैं तो वहां पर ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर 1961 में आईडीपीएल को एस्टैब्लिश किया। आईडीपीएल क्या है, इसका पूरा नाम है इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये एस्टैब्लिश किया गया कब, टू प्रमोट बल्क ड्रग प्रोडक्शन, है ना। सबसे बल्क लेवल पर क्या ड्रग को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया था, ठीक है। इस कंपनी में एक्चुअली में बल्क में ड्रग प्रोड्यूस होता था। आगे बल्क में क्या है आगे हम लोग बात करते हैं। जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जैसे एक दवाई बन रही है उसके लिए ढेर सारी चीजें चाहिए ना, तो ढेर सारी चीजें अलग अलग कंपनी में बनती है एक्चुअली में, तो उसको बल्क प्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। कि ये बल्क प्रोडक्शन की कंपनी थी। फिर 1940s में एक इंडियन पेटेंट एक्ट लाया गया, है ना। इट अलाउड ओनली प्रोसेस पेटेंट्स फॉर ड्रग्स इनेबलिंग इंडियन कंपनीज टू रिवर्स इंजीनियर एंड प्रोड्यूस चीपर जेनरिक्स। इसके बारे में क्या लिखा है, देखो खतरनाक लैंग्वेज तुमको लग रही होगी, लेकिन इतना समझो कि यहां पर क्या लाया गया, इंडियन पेटेंट एक्ट लाया गया। पेटेंट एक्ट में बदलाव क्या, पेटेंट एक्ट पहले से भी था लेकिन इसमें बदलाव क्या किया गया कि जो हमारे यहाँ
जो दवाइयां चल रही थी उसका जो प्रोसेस था, है ना, इसको थोड़ा इजी बनाया गया, जिससे कि ड्रग्स जो कंपनियां हमारे यहाँ चल रही हैं वो जो नई रिसर्च करके ड्रग लाते हैं उनको वो पेटेंट करा सकें बेसिकली, है ना। जब वो पेटेंट कराएंगे तो क्या होगा, इंडियन कंपनी के पास पेटेंट होगा तो उसका सस्ता हमारे यहाँ थोड़ा सा मिलेगा और उससे चीपर जेनरिक्स बनेंगे बाद में उसके लिए, है ना। जेनरिक मतलब जेनरिक दवाइयां, एक पेटेंट दवाई होती है, एक जेनरिक दवाई होती है। इसका एक अलग से वीडियो आपको हम दे देंगे कि इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, आप समझ पाए इसमें, ठीक है। तो चीपर जेनरिक्स बनाने के लिए ये इंडियन पेटेंट एक्ट लाया गया, जिससे कि इंडियन कंपनीज को थोड़ा फायदा हो, है ना। फायदा होगा, ज्यादा पैसा कमाएंगे तो आगे चल करके वो सस्ता कर देंगे, है ना। जैसे हम लोग अभी कोर्स लॉन्च कर रहे हैं तो अभी तो हो सकता है आपको, हालांकि अभी हम सस्ता कर दे रहे हैं लेकिन आगे चल करके और भी सस्ता हो सकता है। एक टॉफी की कीमत में भी आप पूरा डी-फार्मा पढ़ सकते हैं, है ना। हाँ, मजाक नहीं कर रहे। This strategic patent reform sparked India's pharmaceutical boom and reduced dependence on MNCs। तो इसके थ्रू जो पेटेंट लाया गया, रिफॉर्म लाया गया, इससे पूरा फार्मास्यूटिकल सिस्टम पूरा उसको एक बून मिला, मतलब वरदान साबित हुआ उसके लिए। और एमएनसीज पर, मल्टीनेशनल कंपनीज पर, जो कंपनियां हर जगह देश में राज कर रही थी, बाहर की कंपनियां, उसका जो डिपेंडेंस हुआ वो काफी कम हो गया, ठीक है। तो ये जाकर के तमाम चेंजेस हुए इस दौरान इंडस्ट्री के लेवल पर। फिर हम लोग आगे बात करते हैं ग्लोबल इमरजेंस कब हुआ हमारा, है ना। तो ये 1990 से स्टार्ट हुआ था, 1990 से लेकर अब तक हम लोग बच कर रहे हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ओपेंड डोर्स फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स। जब हम इकोनॉमिकली थोड़ा सा लिबरल हुए, इन्वेस्टर्स के लिए बेसिकली बात हो रही, जो बड़े पैसा वाले हैं वो हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करें, है ना, हम उनको कुछ छूट देंगे या फिर जो भी देंगे, है ना। अब मान लीजिए कोई कंपनी है जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं दवाइयां उनको, तो अब हमने उनको ऑफर किया कि अगर आप चाहें तो हमारे यहाँ के बनाइए, बेचेगा हमारे यहाँ ही, लेकिन बनाइए हमारे यहाँ करके। तो इससे क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट आया यहाँ पर, ठीक है। तो एक्सपोर्ट पर डिपेंड, हम लोग एक्सपोर्ट करने लायक फिर धीरे धीरे बनने लगे। इंडिया बिकेम अ ग्लोबल हब फॉर जेनरिक ड्रग्स। जेनरिक ड्रग का मतलब समझ लीजिए कि नॉन पेटेंटेड ड्रग को जेनरिक ड्रग्स बोलते हैं हम लोग, जो सस्ती दवाइयां होती हैं, आमतौर पर सरकारी दवाइयां आप इसको समझते हैं, लेकिन जेनरिक ड्रग्स इनको कहा जाता है। उसका एक ग्लोबल हब बन गया इंडिया, ठीक है। मतलब कि इंडिया सबसे मेन मार्केट बन गया कि यहीं से एक बनाई जाएगी आगे चल करके। मेजर प्लेयर्स इसमें कौन कौन थे इंडिया में, है ना। तो सन फार्मा आज सबसे बड़ा ब्रांड है ना। सिप्ला यहाँ का ब्रांड, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी बाद में इसका नाम शायद कर दिया गया, डॉक्टर रेड्डीज है ये। ल्यूपिन और ढेर सारे पता नहीं कितने अलग अलग ब्रांड है जो अब ये है मेजर प्लेयर्स के बारे में बात करें, माइनर तो पता नहीं कितने हैं, है ना। जब भी कभी इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में 3-4 प्लेयर का सबसे पहले नाम आएगा आपके ना, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और भी 3-4 नाम। लेकिन इस तरह से इसमें जो यहाँ पर जो मेजर प्लेयर्स हैं वो सन फार्मा है ना, सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डी है, ल्यूपिन है, पहले रैनबैक्सी था, बाद में अब सन फार्मा ने रैनबैक्सी को हायर कर लिया, तो वो भी इसी में सब हो गया, इसी में मर्ज हो गया उसका। इंडिया फार्मा एक्सपोर्ट के बारे में बात किया जाए तो आज के समय में 2023 का डेटा है, लगभग $25 बिलियन का एक्सपोर्ट हमारा था। ये हमारा साल भर का ये बताया जा रहा है आपको, 2023 में इतना हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया, तो बहुत ज्यादा है ये, है ना। ऑल्सो अ मेजर वैक्सीन प्रोड्यूसर, ठीक है। हम लोग क्या है इंडिया में अब इस समय पूरे वर्ल्ड में मेजर वैक्सीन प्रोड्यूसर है, जिससे क्या हुआ कि पाइवटल इन कोविड-19 वैक्सीन। कोविड-19 वैक्सीन में हम लोगों ने अपने यहाँ बहुत जबरदस्त बनाई, उसकी सप्लाई अच्छे से हम लोग कर पाए, है ना। कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 ठो हमारे यहाँ बनी। इंडिया अर्नड द मॉनिकर फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू अफोर्डेबिलिटी, सेल एंड क्वालिटी, क्योंकि एफोर्ड था सबके लिए, सस्ता था, है ना, स्केल अच्छा था, मतलब बड़े लेवल पे भी आपको मिल सकता था, क्वालिटी बेस्ट थी, इसलिए दुनिया भर के लिए हम लोग फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन गया इंडिया, है ना। तो आज किसी को भी कोई भी दवाई बाहर कंट्री खरीदना होता है तो वो इंडिया तक देखता है, भैया आप देंगे, हम हमारे पास फार्मेसी हमने खोल के रखा है, हम देंगे, क्यों नहीं देंगे, आप खरीदिए, हम सब देंगे। तो ये पूरा एक इमरजेंस था। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे हम लोग बात करेंगे कि फार्मेसी प्रैक्टिस का इंडिया में किस तरह से एवोल्यूशन हुआ, ठीक है। तब तक आप अच्छे से देखते रहिए वीडियो। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इस वीडियो का जल्द से जल्द लाभ उठाएं, ठीक है। कीप वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।